इसके पहले दो पार्ट हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। हम लोग सीयूईटी का COQP04 वाला बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट 1 आपने देखा होगा, पार्ट 2 आपने देखा होगा। दोनों जगह पर मैंने ये बात आप लोगों को पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले पेपर के बारे में समझाया है, सो दैट जो भी आपका अपकमिंग पेपर है 2026 में, 2027 में, जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करो तो इन बातों का ध्यान रखो कि जो COQP04 का पेपर है, कोई गारंटी नहीं रहता है कि किस सेक्शन से कितना पूछेंगे। कुछ भी हो सकता है। COQP04 में किसी भी टॉपिक से कभी भी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं। पेपर में आप देखोगे 6 टोटल मेजर पॉइंट ऑफ सिलेबस होते हैं कि भाई हम हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेंगे, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, होम साइंस, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है किससे कितना पूछेंगे। टॉप में सबसे ज्यादा आपको हिस्ट्री मेंशन दिखेगा, सबसे टॉप में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी देखने के लिए मिलेगा। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन देखोगे कि काफी कम देखने के लिए मिलेगा। इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा बढ़ के देखने के लिए मिलेगा। इनफैक्ट ये अभी तीसरा पार्ट सॉल्व करवाऊंगा तो इसमें देखना कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीप डाउन घुस गए हैं, साइंस में वेव वगैरह से क्वेश्चन पूछ दिए हैं, जो कि एक आर्ट एंड ह्यूमैनिटी वाले बच्चे का डोमेन एरिया नहीं होता है। लेकिन बात आपको यह समझना है कि पेपर ऐसे ही आता है। पेपर अगर ऐसे ही आता है तो आप ये भी देखोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU जैसी जो बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, वहां पर भी कट ऑफ आपको अच्छा खासा कम देखने के लिए मिलता है। पेपर में आपको 100% क्वेश्चन नहीं सही करना है। पेपर में आपको धोखे से, धक्के से, चाहे जैसे भी हो, अगर 75 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, मिनिमम 50 क्वेश्चन आप सही करिए, न्यूनतम 50 क्वेश्चन आप सही करिए, ऑलमोस्ट 70 to 75% पेपर आप सही करिए। आउट ऑफ 75 अगर आप मिनिमम 50% क्वेश्चन, मतलब आउट ऑफ 75 एटलीस्ट अगर आप 50 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो इंडिया के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप चाहेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि 4 क्वेश्चन कम भी रहेगा, 46 48 क्वेश्चन भी आप सही करोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड जब मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूं, पार्ट 1 मैंने सॉल्व कराया, वहां मैंने आपको दिखाया कि देखो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट से भर भर के क्वेश्चन पूछ दिया है। फिर उसके बाद पार्ट 2 में मैंने दिखाया कि देखो कि बहुत ही कोई डायरेक्शन नहीं देखने के लिए मिल रहा है पेपर में। यहां जब पार्ट 3 के लास्ट 25 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे तो यहां पर आपको ये बात समझ में आएगा कि हाँ, थोड़ा बहुत आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में ये घुसे हैं, थोड़ा बहुत जियोग्राफी ये पूछ रहे हैं, थोड़ा बहुत हिस्ट्री ये पूछ रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन ये वर्ल्ड जियोग्राफी से पूछ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो पेपर को लेकर टेंशन नहीं लेना है कि यार PYQ सॉल्व कर रहे हैं तो हो नहीं रहा है, और यार ये कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कहां से शुरू करें, कहां तक पढ़ें। देखिए, इसीलिए पेपर में कट ऑफ भी उसी हिसाब से जा रहा है कि आउट ऑफ 75 मिनिमम 50, 45, 48 क्वेश्चन भी आप सही करोगे, इंडिया का कोई से भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप चाहोगे सिलेक्शन हो जाएगा। दिल्ली बाइट्स का जितना नोट्स प्रोवाइड किया गया है केवल आप उतना पढ़ लीजिए, जियोग्राफी। एंड हाँ, दिल्ली बाइट्स के ऐप में कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसने COQP04 का कंटेंट ले रखा है तो उस पर अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, एंड आप उस कंटेंट को अवेल करिए। जितना मैंने वहां पर वीडियो लेक्चर में आपको समझाया है, जितना नोट्स वगैरह दिया गया है, उतना मोर देन सफिशिएंट है आपके सिलेक्शन के लिए। आप उतना पढ़ लीजिए, श्योर शॉट इस पेपर में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। 2026 में जो भी पेपर आएगा, 7 में, 8 में, फ्यूचर में जो भी पेपर आ रहा है COQP04 का जो सिलेबस है, जितना कंटेंट मेरे द्वारा ऐप में आपको दिया गया आप उतना कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है सिलेक्शन के लिए। इसके बाद भी किसी को कुछ डाउट है जामिया बीएड से रिलेटेड, NCERT, RI बीएड, IP बीएड, BHU बीएड, कोई सा भी, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, डेली बाइट्स नाम पर क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में जाओगे तो देखोगे पूरा पूरा प्लेलिस्ट में BHU के रिगार्डिंग पूरा पूरा डिटेल मिल जाएगा, COQP03, IP बीएड के रिगार्डिंग पूरा पूरा डिटेल मिल जाएगा, A to Z तक पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। NCERT, RI बीएड के रिगार्डिंग पूरा पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इसके पहले दो पार्ट हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये आपके स्क्रीन पर मैं तीसरा पार्ट सॉल्व करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक। पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कमेंट में जाइए, पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा। तो ये है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, वेव से क्वेश्चन पूछ दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्मिक वेव्स कैन पास थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बेसिकली P वेव होगा। लेकिन आपको बात यह समझना है कि देखो, अगर आर्ट एंड ह्यूमैनिटी साइड के स्टूडेंट हो तो इस तरह का क्वेश्चन देखकर थोड़ा सा आपको धक्का लगेगा, लेकिन स्ट्रांग रिकमेंडेड है। अगर आप इग्नोर करते हैं तो बेटर है, क्योंकि कट ऑफ भी फिर उसी हिसाब से जा रहा है। क्योंकि एक मैं हिस्ट्री के स्टूडेंट, पॉलिटी के स्टूडेंट से ये इमेजिन नहीं करता हूं कि उसको ये वेव वाली बातें कि एस वेव कैसे वर्क करता है, P वेव क्यों है, क्यों ऐसा P वेव ऐसा वेव है, क्योंकि जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से पास करता है। देखो, ये लोग इसको होम साइंस के अंडर डाल के पूछ रहे हैं, लेकिन ठीक है, आप इग्नोर कर सकते हो, कट ऑफ उसी हिसाब से जा रहा है। हाँ, प्रिपेयर करने वाले कैंडिडेट ध्यान दें कि जो एस वेव होता है वो केवल और केवल सॉलिड से ट्रेवल करता है, लिक्विड और गैस से नहीं ट्रेवल करता है। जो P वेव्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से ट्रेवल कर सकते हैं। जो वेव देखने के लिए हमें मिलता है P वेव के रिगार्डिंग यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है। द लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन अ ईयर बट लेस देन 5 ईयर इज कॉल्ड फैलो अदर देन करंट फैलो। देखिए, वेस्ट लैंड तो ऐसा जो कल्टिवेबल ही ना हो,
ठीक है। वेस्ट लैंड ऐसा लैंड दैट इज जनरली नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन, एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर दे दिया आपको। करंट वैल्यू लैंड क्या होता है कि 1 साल से ज्यादा 5 साल से कम, जैसा कि एक्सप्लेन्ड है। एंड ये कल्चरेबल वेस्ट लैंड जो होता है, लैंड अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन बट उस पर कोई कल्टीवेशन नहीं किया गया है, 5 साल या उससे ज्यादा तक उस पर कोई कल्टीवेशन नहीं किया गया। द स्टेज व्हेन टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन हाइट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। देखो जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हो, अर्थ का सरफेस है, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में आप ऊपर की तरफ जाते हो, जब आप एटमॉस्फेयर के में ऊपर की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर गिरता है, उसको हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप अर्थ पर खड़े हो, तो आप इमेजिन करो कि तुम धीरे धीरे माउंटेन पे चढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा और ऊपर जाते जा रहे हो, ऊपर जाते जा रहे हो, ऊपर जाते जा रहे हो, तो टेम्परेचर गिरता है। जैसे आप हाइट पर जा रहे हो तो टेम्परेचर गिरता है, उसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, उसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। लेकिन यहां ये नहीं पूछा है, यहां पूछ रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है, जैसे हाइट पर जा रहे हो टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है, तब क्या कहोगे, तो इसको हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। एंड हाँ, ये नॉर्मल लैप्स रेट भी ध्यान दीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है टेम्परेचर गिरते जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, देन विल कम टू द टर्म रोरिंग फोर्टिस। रोरिंग फोर्टिस इज रिलेटेड टू वेस्टर्ली विंड्स। देखो सबसे पहली बात तो ये समझो कि बेसिकली वेस्टर्ली विंड्स होता क्या है, आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में देखने के लिए मिलेगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में देखने के लिए मिलेगा। ये है आपका अर्थ, ठीक है, ये इसको तुम इक्वेटर कह लो। ठीक है, इतना बेसिक बात आपको पता होना चाहिए। ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ये है साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अमूमन होता क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जिस समय ठंड रहती है तो मान के चलो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है, साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है तो मान के चलो कि अमूमन उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड रहता है। एक बेसिक समय बात समझा रहा हूं, बेसिकली नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर के रिगार्डिंग जब बात हो रही है तो क्या बात हो रही है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो जो रोरिंग फोर्टिस है वो वेस्टर्ली विंड होता है, बेसिकली साउदर्न हेमिस्फीयर में 40 डिग्री से 50 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में देखने के लिए मिलता है। 40 से 50 डिग्री लैटिट्यूड का क्या मतलब है, देखो यहां से ऐसे ऐसे करके 0 डिग्री, ठीक है, इक्वेटर इज एट 0 डिग्री, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये अलग अलग उस पर डिग्री पर डिवाइड रहता है। तो बेसिकली 30 से 40 डिग्री का जो लैटिट्यूड होता है वहां पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा रोरिंग फोर्टिस। रोरिंग फोर्टिस रेफर्स टू द स्ट्रॉन्ग एंड persistent westerly winds blowing between 40 and 50 डिग्री लैटिट्यूड इन साउदर्न हेमिस्फीयर, जैसा कि लिखा हुआ है। रोरिंग क्यों लिखा हुआ है, बहुत ही हाई स्पीड, बहुत ही स्टॉर्मी होता है, मतलब बहुत कह लीजिए बहुत ही तूफान, बहुत आवाज करता है, इतना ज्यादा तेज हवा सा हो रहता है, इसलिए उसको रोरिंग फोर्टिस बेसिकली कहा जा रहा है। ठीक है, हिंदी में जैसे लिखा है चीखता चालीसा शब्द से संबंधित है। ठीक है, तो चीखता चालीसा से क्या है, वेस्टर्ली विंड्स, पछुआ पवन। ठीक है, ओके। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज इकोलॉजी। इकोलॉजी भाई, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इकोलॉजी कहते हैं इसको। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन बहुत लोगों के लिए कठिन हो सकता है, थोड़ा सा जियोग्राफी से है लेकिन कठिन हो सकता है। ठीक है, जो जियोग्राफिक बैकग्राउंड के नहीं है। द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी टू ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ऑफ एन एयर पार्सल एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर इज टर्म्ड एज, क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे कैलकुलेट होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बाय ह्यूमिडिटी कैपेसिटी टू 100। एक्सप्लेनेशन यहां पर मैंने अटैच कर दिया, कोई बहुत रुचि रखता है पढ़ने में तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज नॉट अ लैंडफॉर्म डेवलप्ड बाय ग्लेशियर। रैपिड्स, अगर आप कभी ऋषिकेश वगैरह गए होगे रिवर राफ्टिंग वगैरह करने के लिए, तो जब वो राफ्टिंग वाले नीचे आपको लेके आते हैं तो वो कई बार बोलते हैं कि जंप करिए रैपिड आएगा, और पानी देखोगे बहुत ज्यादा इस तरह से होता है। तो बेसिकली जो रिवर इरोजन होता है ना, उसी को रैपिड कहते हैं। जैसे नदी लगातार बहती रहती है, कुछ कुछ जगह पर बहुत ज्यादा इरोजन हो जाता है तो उसको रैपिड्स कहते हैं। कभी आपने राफ्टिंग वाफ्टिंग किया होगा तो आप देखोगे जो गाइड वगैरह होता है बोलता है कि रैपिड आएगा, बड़ा रैपिड है, कुछ इस तरह का बोलता है। तो रिवर इरोजन वहां पर हुआ रहता है, पानी देखोगे बहुत ज्यादा उस तरह से वहां पर हो रहा होता है, तो उसको रैपिड्स कहते हैं। तो डैश इज नॉट अ लैंडफॉर्म डेवलप्ड बाय ग्लेशियर, तो ऑब्वियसली हम रिवर के बारे में बात करें, रैपिड्स रिवर से होते हैं। बाकी का इस्कर, कॉल, क्रैग एंड टेल, ये सब जो है ग्लेशियर के जो है डिग्रेडेशन के फॉर्म है। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा, सही आंसर होंगे रैपिड्स। ठीक है, रैपिड होगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। देखो भाई, मुझे नहीं पता कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन एक बेसिक सी बात मेरे को पता है। अगर मैं बेसिक सा भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ता हूं, ये तंजावुर यार नाम से तुमको क्लियर है कि ये साउथ में है, एक्सट्रीम साउथ में, तमिलनाडु में है, नाम से ही क्लियर है। तो तुम देखोगे मतलब मुरादाबाद,
मतलब थोड़ा सा भी आप पढ़ते होगे तो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है यार, ठीक है। मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद आपने सुना रहा होगा, नवाब ऑफ बंगाल के बारे में, शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। तो बेसिकली मुर्शिदाबाद क्या है, मुर्शिदाबाद बंगाल में है, ठीक है। तंजावुर कहाँ है, तंजावुर तमिलनाडु में है। औरंगाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद में बेसिकली किस लिए फेमस है, मैं वहां पर गया भी हूं। औरंगाबाद में क्या आपको देखने के लिए मिलेगा कि टॉम्ब ऑफ रबिया उद दौरा देखने के लिए मिलता है, जो औरंगजेब की वाइफ थी, बीबी का मकबरा जिसको हम कहते हैं, एकदम ताजमहल जैसा है, औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा। रबिया उद दौरा का टॉम्ब है, तो औरंगाबाद उसके लिए जाना जाता है। तो मतलब शहर देखो कैसे पॉपुलर है। अब तंजावुर, तंजावुर कहां है, तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमको क्लियर है इंडिया के मैप से, तमिलनाडु एकदम नीचे की तरफ है, एकदम साउदर्न साइड में है, तो तंजावुर एकदम नीचे है, क्लियर है। तो सीधा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी मारो सीधा। बाकी का तुमको नहीं भी पता है तो केवल तुम ऑप्शन देख के फिगर आउट कर सकते हो कि तंजावुर सबसे नीचे होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सीधा सीधा वो फिगर आउट हो जाएगा। फिर है इनलैंड पोर्ट, रिफाइनरी पोर्ट, पोर्ट्स ऑफ कॉल एंड रिपोर्ट पोर्ट। इनलैंड पोर्ट कोलकाता पोर्ट है, ठीक है, जो कि रिवर पोर्ट एक तरह का होता है, बेसिकली थोड़ा सा अंदर होता है। तो इनलैंड पोर्ट कोलकाता है। रिफाइनरी पोर्ट अबादान पोर्ट है, ठीक है। पोर्ट्स ऑफ कॉल होनोलुलु पोर्ट है। इस तरह के पोर्ट पर ये बेसिकली एक स्टॉपेज होता है, शिप आती है, रुकती है, लोड अनलोड सामान लिए, पानी लिए, खाना पानी लिए, फिर आगे बढ़ जाती है। होनोलुलु पोर्ट इस तरह का पोर्ट होता है। रिफाइनरी पोर्ट अबादान पोर्ट है। मैं आपको दिखा भी देता हूं ये अबादान पोर्ट कहां है, इनलैंड पोर्ट क्या है, पोर्ट्स ऑन होनोलुलु क्या है, ठीक है। अगर आप ये देखोगे, लेट्स से सबसे पहले रिफाइनरी पोर्ट कहां है, अबादान पोर्ट कहां है, उसको देख लेते हैं। देखोगे ये आपके स्क्रीन पर मैप है, मैं कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये अर्थ का मैप है, आप देखोगे तो यहां पर जो है, मतलब अर्थ का मैप कह रहा हूं, सॉरी, ग्लोब है। तो यहां पर देखोगे स्ट्रेट ऑफ हरमूज है, ये बहुत ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज के पेपर, मतलब अपकमिंग पेपर में आ सकता है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हरमूज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका एंड ईरान के बीच में काफी टेंशन चल रहा है। विश्व का 20% से ऊपर का ऑयल ट्रेड इसी जगह से होता है। तो ईरान अगर इसको हल्का सा भी चोक कर देगा ना, तो पूरे दुनिया में एकदम समझ लीजिए ऑयल प्राइसेस विल स्काई रॉकेट और बहुत भयानक सा क्रैश सा आ जाएगा। तो ये स्ट्रेट ऑफ हरमूज ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पतला सा है, लेकिन दुनिया का 20 से 25% का तेल का ट्रेडिंग यहीं से होता है। तो यहीं पर्सियन गल्फ पे जब तुम आगे आओगे तो यहीं पर तुमको आबादान पोर्ट मिलेगा, यहीं पर है आबादान पोर्ट, ठीक है। यहाँ कुवैत के पास, यहाँ देखोगे यहाँ पर आबादान पोर्ट, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ओवर हेयर वी हैव आबादान पोर्ट। फिर होनोलुलु कहाँ है, वो एक ऐसा जगह है भैया, शिप्स आती हैं जाती हैं, बस मतलब एक तरह समझ रेलवे स्टेशन है, वहां रुकती हैं। ये देखो, इसको तुम ग्लोब को घुमाओगे इधर, ठीक है, एकदम ऐसी जगह कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। बेसिकली अमेरिका का उस पर वो है, ये देखोगे, ठीक है। यहीं पर ये देखिए, ये जो आइलैंड दिख रहा है ना, ये इसी में आपको दिख जाएगा होनोलुलु, देखो हवाई आइलैंड पर होनोलुलु, ठीक है। तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा आप ये सब भी सर्च कर लिया करिए, मतलब देखो मैं तो यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ आपको, लेकिन ठीक है, मेरा काम सिर्फ पेपर को इसमें सॉल्व कराना है, जितना जल्द से जल्द मैं सॉल्व करा दूं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो के बाद ना आप इन टॉपिक्स को सर्च करके एक बार जरूर से चेक कर लिया करिए, ठीक है। तो इनलैंड पोर्ट कोलकाता, रिफाइनरी पोर्ट अबादान, पोर्ट्स ऑफ कॉल होनोलुलु। तो इसका A1 B2 C3 D4, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। ए का बी का नहीं, सॉरी यार, सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। सेम क्वेश्चन हिंदी में आप देख सकते हो। अंतर्देशीय बंदरगाह, ठीक है, कोलकाता में है। तेल शोधन बंदरगाह अबादान, ठीक है। एंड हाँ, थोड़ा नाम वाम से भी गेस करोगे तुमको समझ में आ जाएगा कि ऑयल वाला पोर्ट कौन सा है। खैर, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन चॉइस इज इग्नोर्ड इन बेसिक नीड्स अप्रोच। यस, जहां पर बेसिक नीड अप्रोच के बारे में बात हो रही है, जहां पर रोटी कपड़ा मकान के बारे में बात हो रही है, वहां पर ह्यूमन चॉइस के बारे में तो बात हो ही नहीं रही है। जैसे मान लो तुम अभी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, तो तुमको पहले बेसिक चीज क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वहां चॉइस की तो बारे में बात ही नहीं आ रहा, वो तो चाहिए ही चाहिए, वो तो बेसिक नीड है। तो द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन चॉइस इज इग्नोर्ड इन बेसिक नीड्स अप्रोच। हाँ, जहां पर बेसिक नीड के बारे में बात हो रही है, वहां पर ह्यूमन चॉइस के बारे में क्या ही बात करोगे। जहां पर बेसिक नीड जो रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई हो रही है, वहां पर तुम उसका चॉइस क्या है उसमें तो बात ही नहीं करोगे। मतलब बेसिक नीड का मतलब ये कि रोटी कपड़ा मकान के बारे में। तो क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन चॉइस इज इग्नोर्ड इन बेसिक नीड्स। ट्रू, ट्रू, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। पीपल आर डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन डेवलपमेंट इन वेलफेयर अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। पीपल आर डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन डेवलपमेंट इन वेलफेयर अप्रोच, नहीं, लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं वेलफेयर अप्रोच में, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं, नहीं। द इनकम अप्रोच आर्ग्यूज फॉर हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड एमिनिटीज। द इनकम अप्रोच आर्ग्यूज फॉर हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नहीं, इनकरेक्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इनकरेक्ट है।
एक्सेस टू रिसोर्सेज इज द की टू इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कैपेबिलिटी अप्रोच। यस, जो भी रिसोर्सेज वगैरह हैं उस पे आपको बिल्कुल जो है की है ह्यूमन डेवलपमेंट कैपेबिलिटी अप्रोच के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। लिखा है हेमेटाइट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कोल दैट प्रोड्यूसेस लो स्मोक। नहीं, हेमेटाइट इज द ओर ऑफ आयरन। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये सब आयरन के ओर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। बॉक्साइट इज एन ओर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट कॉपर। नहीं, बॉक्साइट बहुत ही पॉपुलर ओर है एल्युमिनियम का, Al2O3.2H2O जो भी बॉक्साइट का फॉर्मूला है। पेट्रोलियम इज रेफर्ड टू एज लिक्विड गोल्ड। यस, पेट्रोलियम इज अ ब्लैक गोल्ड, लिक्विड गोल्ड। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बड़ी अच्छी बात लिखी है, कॉमन सेंस वाली बात है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया स्पेशली गुजरात एंड राजस्थान हैज ग्रेटर पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी। गुजरात और राजस्थान वाला जो एरिया है वहां से सोलर एनर्जी डेवलप करने का ज्यादा पोटेंशियल है। हाँ यार, ज्यादा पोटेंशियल है, कॉमन सेंस वाला बात है। इतना भी सोचोगे तो राजस्थान में गर्मी है, धूप है, डेजर्ट है, थोड़ा इस तरह से भी इमेजिन करोगे तो भी आपको बात समझ में आ जाएगा। दो ये एग्जैक्ट रीजन नहीं है, ठीक है, क्लाइमेट रीजन है, लेकिन देखिए वहां पर सूखा और ये सारी चीज आपको समझ में आएगा कि धूप ज्यादा है कहीं ना कहीं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बाकी लिखा है हेमेटाइट, तो आप चेक कर लो कि हाँ आयरन का और कौन सा और है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, कोई और भी और हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा। कोल के लिए क्या है, कोल एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, ये सब कोल की वैरायटी है। तो कोल से जब कुछ बात रहेगा तो कुछ वैसा सा लिखा हुआ होना चाहिए था। फिर है हम्बोल्ट साउथ वेस्ट अटलांटिक में, क्यूराइल नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक में, इरमिनगर नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, ब्राजीलियन साउथ ईस्ट पैसिफिक। तो जो जियोग्राफी के स्टूडेंट है उनको पता होगा कि ओशियनिक करंट में हम्बोल्ट जो है साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशियन में देखने के लिए मिलता है। ब्राजीलियन करंट साउथ वेस्ट अटलांटिक में देखने के लिए मिलता है, जिस पार्ट ऑफ ओशियन में होता है। बेसिकली ब्राजीलियन ओशियन करंट कहां होता है ये आपसे पूछ रहा है। एक मतलब देखो, इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मान लो तुमको नहीं भी पता है तो मैं एक बात समझा रहा हूं। देखो, बेसिक ग्लोब के रिगार्डिंग ना आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। बेसिक ग्लोब के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ये आप अपने स्क्रीन पर जो ग्लोब देख रहे हो, ठीक है, तो अभी से देखो ब्राजील कहां है, ठीक है। इंडिया से मैं आपको समझाता हूं, आप ज्यादा समझ पाओगे, ज्यादा रेफरेंस लेकर समझ पाओगे। ये इंडिया का मैप है, तो वेस्टर्न पार्ट में आओगे, साउथ अमेरिका में तुमको ब्राजील देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये रहा, आपको मैप देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखो नॉर्थ अमेरिका है, ये देखोगे साउथ अमेरिका है। तो ऑब्वियसली बात है, अर्थ में अभी आपको मैंने बताया था नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे, तो अटलांटिक ओशियन ऊपर, साउथ अटलांटिक ओशियन नीचे, ठीक है। साउथ अटलांटिक ओशियन नीचे, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन ऊपर। ये देखोगे बीच में इक्वेटर यहां से ऐसे डिवाइडेड है। यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा ब्राजील, ठीक है। यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा ये कंट्री है ब्राजील, ठीक है। अब अगर इतना बेसिक बात आपको समझ में आ रहा है कि ब्राजील का लोकेशन कहां है, अब ब्राजीलियन करंट क्या कह रहा है, साउथ वेस्ट अटलांटिक। अब अटलांटिक ओशन है, साउथ अटलांटिक देखोगे ब्राजील से कनेक्टेड है, वेस्टर्न साइड में साउथ वेस्ट अटलांटिक है। मतलब बहुत बेसिक सा बात है, जिन्हें समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो आप इग्नोर करिए। ए का फोर्थ है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, सीधा सीधा दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्ड एनिका इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी यूज्ड फॉर ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट के लिए यूज होता है। एनिका बेसिकली जो है बुद्धिस्ट पाली टेक्स्ट में जो है उसको रेफर किया जाता है। बुद्धिस्ट पाली टेक्स्ट में आपको अनिक देखने के लिए मिल जाएगा। अनिका बेसिकली ट्रांजिएंट के बारे में बात किया जा रहा है, क्षणिक के बारे में बात किया जा रहा है। ललितादित्य मुक्तापिदा वाज अ फेमस रूलर ऑफ विच रीजन, कश्मीर की थी, कश्मीर में काफी पॉपुलर रहे हैं, तो कश्मीर। हु रोट द बुक बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि, राजेंद्र लाल मित्र। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। देखो कुछ लोग हो सकता है जिनको बुक एंड ऑथर का सब क्वेश्चन नहीं आया होगा। देखो यार, अगेन इस क्वेश्चन को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर बुक एंड ऑथर में नहीं पता है तो भाई नहीं पता है तो नहीं पता है, बात बस इतना सा है, ठीक है। हु रोट द बुक बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि, राजेंद्र लाल मित्र। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। विच लिटरेचर इज मोस्ट रेलेवेंट टू अंडरस्टैंड द रीजनल हिस्ट्री ऑफ आसाम, स्पेशली दैट ऑफ अहोम्स, बुरांगीज, बुरांगीज। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बरदौली इज एसोसिएटेड विद सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनफैक्ट ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल में जो सरदार टाइटल लगता है, ये बरदौली सत्याग्रह के बाद ही उनको मिला था। बरदौली इज एसोसिएटेड विद सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। हु स्टार्टेड द एसोसिएशन कॉल्ड मित्र मेला, वीडी सावरकर। बाद में इसी मित्र मेला को अभिनव भारत, एक सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी बन गई थी, विक्रम दामोदर सावरकर मित्र मेला, उसके रिगार्डिंग बात होता है, ठीक है। तो वीडी सावरकर इज द राइट आंसर। फिर लिखा अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट एसोसिएशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य 322 BC।
रेन ऑफ अशोका, पहले तो कलिंग वॉर के बारे में पता होना चाहिए कि 261 बीसी में हुआ था, तो रेन ऑफ अशोका उसी के अराउंड, चंद्रगुप्त मौर्य पहले आएगा, रेन ऑफ अशोका बाद में आएगा, एसोसिएशन ऑफ कनिष्क आएगा 98 एडी के अराउंड, फिर रूल ऑफ समुद्रगुप्त, गुप्ता डायनेस्टी में बात हो रहा है, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और क्या कहते हैं जो कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, वहां पर आप देखोगे तो वहां पर आपको समुद्रगुप्त देखने के लिए मिलता है कि सबसे पहले समुद्रगुप्त दिख रहा है, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य देखने के लिए मिल रहा है, चंद्रगुप्त 2 जिसके बारे में बात हो रही है, तो ये 322 BC के अराउंड मिलेगा, समुद्रगुप्त आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड ही वाज आल्सो कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो ABCD इज द राइट आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, सेम सीक्वेंस में होगा वो, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद आर्य समाज? मूल शंकर, स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम था मूल शंकर। सत्यार्थ प्रकाश इनका आर्टिकल आता था भाई, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश 10 प्रिंसिपल्स, जो इस पे जो आर्य समाज इन 10 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। फिर अशुद्धि मूवमेंट, तो ABCD ऑल ऑफ देम आर राइट, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। विच किंगडम वाज डिस्क्राइब्ड एज कर्नाटक साम्राज्यम? विजयनगर, विजयनगर अंपायर जो है साउथ में काफी उसका हेजुमनी था, बड़ा अंपायर था, काफी प्रभावशाली अंपायर था, विजयनगर अंपायर के रिगार्डिंग बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये जो कृष्णदेव राय रूलर थे, जो सलुवा टुलुवा अराबिडू डायनेस्टी के बारे में बात होती है, ये विजयनगर अंपायर के बारे में बात होता है। महाअभ्यास वाज रिटन बाय पतंजलि। बेसिकली महाअभ्यास जो पाणिनि की ग्रामर अष्टाध्यायी, उसी पर एक तरह का फेमस कमेंट्री है कह लीजिए, तो महाअभ्यास वाज रिटन बाय पतंजलि, ये आपको लूसेंट जीके की बुक में मिल जाएगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मुस्लिम लीग एक्सेप्ट द कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, मुस्लिम लीग अनाउंस डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। कांग्रेस फॉर्म्स एन इंटरिम गवर्नमेंट, सितंबर 1946 के अराउंड होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिगिंस इट्स सेशन, ये जो रिपब्लिक डे कैलकुलेट होता है 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक, 2 साल 11 महीने 18 दिन जो है, तो वो उसी से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिगिंस इट्स सेशन 9 दिसंबर 1946। सीधा सीधा क्लियर है कि ऑप्शन नंबर डी सबसे लास्ट में होगा, सबसे पहले होगा ऑप्शन नंबर डी। और सी और बी में देख लीजिए पहले कौन सा है, मुस्लिम लीग अनाउंस डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त, तो बी पहले होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ACBD होना चाहिए, ठीक है। Then we have which one of the following rose in uprisings against the British? सरदार मल, देवी चौधरानी, मूसा शाह, कानू, सिद्धू कानू 1955-56, संथाल रिवेलियन, सब ने रिवोल्ट कर रखा था, ट्राइबल रिवोल्ट और अलग अलग तरह के रिवोल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ABCD इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का एक्सकवेटर कौन है? दयाराम साहनी है, सीधा सीधा आंसर है। कालीबंगा का कौन है? BK थापर है। लोथाल का कौन है? SR राव है। मोहनजोदड़ो का कौन है? RD बनर्जी है। तो A का 1, B का 2, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो बेसिकली ये थे टोटल 75 क्वेश्चंस, ये था तीसरा पार्ट, इसी के साथ ये PYQ 2025 कंप्लीट होता है। ये ध्यान दीजिएगा, पेपर में कट ऑफ और स्ट्रक्चर के बारे में बात समझो। YouTube पर कोई 100 MCQ सॉल्व करा रहा है, बेस्ट ये केवल बुक एंड ऑथर का वीडियो बना रहा है, देखो उसमें से कितना आएगा, कहां से आएगा, कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन पूरे पेपर में ना आपको एग्जाम में सेलेक्ट होने भर कर ना पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि अगर पेपर में टोटल 75 क्वेश्चन है तो इस पेपर में ना जितना कोर एरिया है जिससे आप पढ़े हो ना, उससे आराम से 50 क्वेश्चन आ जाएगा जो आप सही कर लोगे और इंडिया के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप चाहोगे तो सेलेक्ट हो जाओगे। मिनिमम हिस्ट्री, बेसिक जियोग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स की उतना क्वेश्चन है कि जिससे आप 50 सही कर पाओ। आप अपना ध्यान उस चीज पर मत दो कि अच्छा सर वो नहीं हो रहा है, ये बुक एंड ऑथर कहां से पूछ दिया, वो कहां से पूछ दिया। जब हिस्ट्री की आप किताबें पढ़ोगे तो उसमें तमाम जगह उस बुक का ऑथर का नाम दिया रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ठीक है। देखो ऐसा कोई किताब नहीं जहां से डायरेक्ट जाओगे बुक एंड ऑथर पढ़ लोगे और रट्टा मार लोगे, कोई गारंटी नहीं है, एंडलेस लिमिट है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड इन द पेपर। एंड आप PYQ आके देख लीजिए, 2023 का उठा के देख लीजिए, 24 का देख लीजिए, 25 का देख लीजिए। टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में आपको PYQ देखने के लिए मिल जाएगा, वहां से भी आपको बात समझ में आएगी। तो पेपर में सिलेक्शन का यही स्ट्रेटेजी है कि पेपर कुछ इस तरह का दिखता है, तो पेपर में सबसे पहली बात, पेपर की बुनियादी बातें आप समझ रहे हो तो पेपर में सिलेक्शन का आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। डेली बाइट्स के ऐप में जाकर आप COQ04 का कंटेंट ले सकते हैं, अच्छा खासा डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेष।